अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 में टॉपिक है व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रिलीवेंट बिकम रिलीवेंट। रिलीवेंट प्रोविजन है आर्टिकल 24 ऑफ कानूनी शहादत ऑर्डर 1984। व्हेन इररिलेवेंट फैक्ट्स बिकम रिलीवेंट। कब जो है इररिलेवेंट फैक्ट्स जो होते हैं वो रिलीवेंट बन जाते हैं। अब जैसे पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि एक मुकदमे में जो है वो क्या होता है, फैक्ट्स इन इशू को प्रूफ करना होता है, रिलीवेंट फैक्ट है उसको प्रूफ करना होता है। जो इररिलेवेंट है उस पर तो गवाही नहीं दी जा सकती क्योंकि वो इररिलेवेंट है, लेकिन जो इररिलेवेंट फैक्ट है उस पर भी गवाही दी जा सकती है अगर इररिलेवेंट फैक्ट जो है वो रिलीवेंट बन जाए। व्हेन इररिलेवेंट फैक्ट्स बिकम रिलीवेंट तो उस पर गवाही दी जा सकती है। तो आज के लिए इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे। तो मज़ीद लेक्चर शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मज़ीद ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। इसके लिए हम पढ़ेंगे आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 क्या कहता है? एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट्स इन इशू एंड रिलीवेंट फैक्ट्स। अब जो एविडेंस है वो दिए जा सकते हैं फैक्ट्स इन इशू एंड रिलीवेंट फैक्ट्स के। अब फैक्ट्स इन इशू, फॉर एग्जांपल, अब ए ने बी का कत्ल किया और सी ये कहता है कि मैंने ए को देखा कि उसने बी का कत्ल किया। तो ये क्या हुआ? ये एक फैक्ट्स इन इशू हुआ, ये इशू हुआ, ठीक है। ये क्या हुआ? ये हुआ फैक्ट इन इशू। अब ये क्या करना है? ये प्रूफ करना है। अब दूसरा है रिलीवेंट फैक्ट, जैसे कि रिलीवेंट फैक्ट जो रिलेटेड है फैक्ट इन इशू से, जैसे कि ए ने जो है वो बी को धमकी दी, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था कि धमकी दी कि मैं, ए ने जो बी को धमकी दी कि मैं तुम्हें कल कत्ल कर दूंगा, और कल जो है बी का कत्ल हो जाता है। अब ज़रूरी नहीं कि ए ने जो है कत्ल किया हो, लेकिन ये क्या हुआ? ये रिलीवेंट फैक्ट हुआ। अब जो है बी का कत्ल हो जाता है और इसके बाद ए के कपड़ों पर जो है वो खून लगा हुआ है, तो ये क्या हुआ? ये रिलीवेंट फैक्ट हुआ। बी का कत्ल हो जाता है जहर के मरने से, और कोई जो है सी जो है वो देखता है कि ए ने जो है वो जहर ख़रीदा, और बाद में पता चलता है कि जो बी का जो कत्ल है वो उसी जहर से हुआ है। तो ये क्या हुआ? हो सकता है कि उसने ना किया हो, उसने वो जहर नहीं पिलाया हो, लेकिन ये तमाम फैक्ट्स क्या हो गए? ये रिलीवेंट फैक्ट हो गए। अब जो इररिलेवेंट फैक्ट्स है ये बिकम रिलीवेंट कैसे हो जाते हैं? अब इसका एक एग्जांपल है। ए पर इल्ज़ाम लगता है कि उसने क्वेटा में इतने टाइम पर और इस दिन पर कोई मर्डर किया है, लेकिन ए कहता है कि इस टाइम पर और इस दिन पर मैं तो क्वेटा में था ही नहीं क्योंकि मैं कराची में था। तो वो कहता है कि मैं कराची में था इसीलिए मैं ये कत्ल कैसे कर सकता हूँ। लेकिन कोर्ट इन फैक्ट्स को रिलीवेंट तब मानेगा जब ए कराची में अपनी मौजूदगी को, यानी कि अपनी प्रेजेंस को प्रूव करेगा बिना किसी डाउट के कि वो कराची में ही था। यानी कि उसके लिए इम्पॉसिबल था कि वो क्वेटा आए उस टाइम पर, उस डेट पर उसका आना ही पॉसिबल नहीं था कि वो यहाँ पर आएगा और वो ये मर्डर करेगा। तो अगर ये प्रूफ जो है वो कर पाता है तब कोर्ट जो है इन फैक्ट्स को रिलीवेंट तब मानेगा। अब ये जो बंदा कहता है कि मैं यहाँ पर मौजूद नहीं था, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्ली ऑफ एलिबी। प्ली ऑफ एलिबी यानी कि वो प्ली ऑफ एलिबी का जो है वो डिफेंस लेता है कि मैं यहाँ पर मौजूद नहीं था। प्ली ऑफ एलिबी का नाम इसे दिया गया है। तो प्ली ऑफ एलिबी क्या है? एलिबी लिटरल मीनिंग क्या है? समवेयर एल्स। समवेयर एल्स यानी कि किसी और जगह पर। जर्नल मीनिंग है एन एलिबी इज अ फॉर्म ऑफ डिफेंस वेयर बाय अ डिफेंडेंट अटेम्प्ट्स टू प्रूव दैट ही वाज एल्सवेयर व्हेन द क्राइम इन द क्वेश्चन वाज कमिटेड। एलिबी जो है वो क्या है? वो एक डिफेंस है जो डिफेंडेंट जो है वो प्रूव करता है कि वो यहाँ वहाँ पर मौजूद नहीं था जब वो क्राइम कमिट हुआ, यानी क्राइम वाली जगह पर वो मौजूद नहीं था, उस डेट पर मौजूद नहीं था, उस दिन पर वो वहाँ मौजूद नहीं था, बल्कि वो कहीं और पर था, किसी और शहर में था या किसी और मुल्क में था। प्ली ऑफ एलिबी हमेशा यूज होता है एज अ डिफेंस। Enforcement of plea of alibi. The plea of alibi is only applicable to criminal cases. The burden of proof is always on that person who takes the plea. अब कौन ये प्रूफ करता है? The person who takes the plea.
तो वही बंदा जो कहता है कि मैं यहाँ पर मौजूद नहीं था, मैं कहीं और पर था, किसी और शहर में था, तो उसे ये प्रूफ करना होगा कि क्या वो वाकई यहाँ पर मौजूद नहीं था। तो उसे ऐसे एविडेंसेस देना पड़ेंगे कि वो यहाँ पर नहीं था, यानी कि उसका यहाँ पर होना पॉसिबल ही नहीं था, यहाँ पर कोई आने के लिए कोई फ़्लाइट नहीं थी, या ये पॉसिबल ही नहीं था कि वो इतने टाइम में यहाँ पर पहुँच सके और यहाँ पर वो कोई मर्डर कर सके। तो ये चीज़ें कौन प्रूफ करेगा? हु टेक्स द प्ली। और ये एप्लीकेबल होता है ओनली टू क्रिमिनल केसेस। इसके कुछ एग्जाम्पल्स है और कुछ लीडिंग केसेस है। एग्जाम्पल है, अली इज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर इन इस्लामाबाद ऑन अ सर्टेन डे। He have to produce his necessary evidences in the court to believe that he was in USA when the alleged crime was committed. It's a plea of alibi. अली जो है वो अक्यूज्ड ऑफ मर्डर है इन इस्लामाबाद फला दिन पर। तो वो क्या करता है कि प्रोड्यूस करता है कुछ ऐसे एविडेंसेस कोर्ट में कि वो यहाँ पर नहीं था बल्कि वो यूएसए में था जब ये क्राइम कमिट हुआ। तो ये क्या है? इट्स अ प्ली ऑफ एलिबी। इसका दूसरा एग्जाम्पल है, द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड अ क्राइम एट पेशावर ऑन अ सर्टेन डे। द फैक्ट दैट ऑन दैट डे ए वाज एट लाहौर इज रिलीवेंट। अब ये है कि ए ने क्या क्राइम जो है वो कमिट किया पेशावर में फला दिन पर। फैक्ट्स ये है कि उस दिन पर वो लाहौर में था, ये रिलीवेंट है। The fact that near the time when the crime was committed, A was at a distance from the place where it was committed, which would render it highly improbable, though not impossible, that he committed it, is relevant. अब ये है कि जब ये क्राइम कमिट हुआ तो ए जो था वो इतने डिस्टेंस पर था इस जगह से जहाँ पर ये क्राइम कमिट हुआ कि उसके लिए इस जगह पर जो है वो मौजूद होना पॉसिबल नहीं था। इसमें कुछ केस है दादनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। According to this case, the most important type of evidence which is admissible under this article is the evidence of alibi, which postulates physical impossibility of the presence of the accused at the scene of a crime by reason of his presence at other place. The plea can succeed only if it is shown that the accused was so far away at the relevant time that he could not be present at the place where crime was committed. अब अकॉर्डिंग टू दिस केस क्या है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ एविडेंस जो है जो कि एडमिसेबल है अंडर दिस आर्टिकल, वो क्या है? प्ली ऑफ एलिबी है, जो ये शर्त लाजिम करार देता है कि जो फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज्ड एट द सीन ऑफ द क्राइम बाय रीजन ऑफ हिज प्रेजेंस एट अनदर प्लेस। तो इसमें क्या है कि अक्यूज्ड को जो है अपनी फिजिकल यानी कि प्रेजेंस जो है वो प्रूव करना होगा कि वो कहीं और पर था, वो इस क्राइम वाली जगह पर वो मौजूद ही नहीं था। ये जो प्ली है ये तब जो है वो सक्सीड हो सकती है कि अगर अक्यूज जो है ये प्रूव करता है कि वो इस जगह से इतना दूर था कि वो यहाँ पर यानी कि क्राइम वाली जगह पर मौजूद हो ही नहीं सकता था, ये क्राइम कमिट हुआ। तो प्ली ऑफ एलिबी को तभी एक्सेप्ट किया जाएगा जब ये प्रूफ हो कि अक्यूज्ड के लिए इंसिडेंट वाली जगह पर यानी जहाँ पर ऑफेंस हुआ वहाँ प्रेजेंट होना उसका पॉसिबल नहीं था, यानी कि इम्पॉसिबल था। तो अगर वो ये प्रूफ कर पाता है कि उसका जो है क्राइम वाली जगह पर जो है प्रेजेंट होना पॉसिबल नहीं था, वो इस जगह से इतना दूर था और इस डेट को वो यहाँ पर नहीं था, अगर वो ये प्रूफ कर पाता है तब जो है इस प्ली ऑफ एलिबी को एक्सेप्ट किया जाएगा। अब इसमें एक और केस है, स्टेट वर्सेस अहमद अली। In the case State versus Ahmad Ali, one of the accused was charged for murder. Fact was, on the date and time of occurrence, he was passing through major surgery in the hospital situated at a distance of many thousand kilometers from the place of occurrence, which was a remote backward area having only a bus transport facility. Sufficient evidence was supplied before the court to grant bail and discharge from the case. अब इस केस में क्या हुआ कि वन ऑफ द अक्यूज्ड वाज चार्ज फॉर मर्डर। तो फैक्ट क्या था कि उस डेट पर और वो जो जगह थी जहाँ पर ये ऑफेंस हुआ उस दिन वो क्या था, ही वाज पासिंग थ्रू अ मेजर सर्जरी, एक हॉस्पिटल में जो कि सिचुएटेड था एट अ डिस्टेंस ऑफ मैनी थाउजेंड किलोमीटर फ्रॉम द प्लेस ऑफ अकरेंस, यानी कि इतने किलोमीटर्स वो उस जगह से फासले पर था जहाँ पर ये
क्राइम कमिट हुआ जो कि एक बैकवर्ड एरिया था और उस एरिया की सिर्फ जो थी बस ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी थी। तो एविडेंसेस जो है वो प्रेजेंट किए गए बिफोर द कोर्ट के बेल जो है वो ग्रांट किया जाए और डिस्चार्ज किया जाए फ्रॉम द केस। हेल्ड द पेटिशनर वाज डिस्चार्ज फ्रॉम द केस since his presence in the hospital had become relevant and he was succeeded to prove his contentions। इसमें क्या हुआ इस केस में कि पेटिशनर को जो है वो डिस्चार्ज किया गया फ्रॉम द केस और इसकी जो प्रेजेंस थी इन द हॉस्पिटल कि उसने कहा कि हॉस्पिटल जो था उस एरिया से और उस जगह से इतना दूर था और अपनी मौजूदगी हॉस्पिटल में क्या बन गया, वो रिलेवेंट बन गया एंड ही वाज सक्सीडेड टू प्रूव हिज कंटेंशंस। तो प्ली ऑफ एलिबी क्या है कि प्ली ऑफ एलिबी यानी कि अगर एक अक्यूज्ड कहता है कि अगर उस पर कोई इल्ज़ाम जो है वो मर्डर का लगा हुआ है और वो ये कहता है कि इस दिन पर और इस फला जगह पर मैं उस दिन मौजूद ही नहीं था, मैं कहीं और पर था, यानी कि कत्ल जो है वो यहाँ पर क्वेटा में हुआ है और वो कहता है कि मैं तो कराची में था इस दिन जिस दिन ये कत्ल हुआ। तो ये एज अ डिफेंस जो है हमेशा यूज़ होता है बाय अक्यूज्ड। इट्स अ लैटिन टर्म विच मीन्स एल्सवेयर, यानी कि इसका मतलब है किसी और जगह पर। और अगर ये प्रूफ कर पाता है तो तब जो है कोर्ट जो है ये प्ली ऑफ एलिबी को एक्सेप्ट करेगा। अगर वो ये वाकई में प्रूफ करता है कि वो इस दिन पर और इस जगह पर उसका जो है फ़िज़िकल जो प्रेजेंस है वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वहाँ से यानी कि कराची से क्वेटा आना ना कोई फ़्लाइट है और ना ही इसका आना जो है वो पॉसिबल है। तो कोर्ट जो है इन फैक्ट्स को तब रिलेवेंट मानेगा जब वो कहीं और जगह पर जो अक्यूज्ड पर्सन है वो किसी और जगह पर अपनी मौजूदगी को प्रूव करेगा बिना किसी शक के। और इसमें वो एविडेंसेस ये भी ला सकता है कि अगर कोई बंदा आके ये गवाही देता है कि फ़लाँ तारीख़ को फ़लाँ जो है जगह पर जब कत्ल हुआ था तो ये जो बंदा था जिस पर जो है ये इल्ज़ाम लगा हुआ है, जो अक्यूज़्ड है, वो मेरे साथ जो है फ़लाँ जगह पर था। तो ये इस तरह के एविडेंसेस जो है अगर प्रोड्यूस किए जाएंगे और ये अक्यूज़्ड पर्सन जो है अगर ये प्रूव कर पाता है तो तब कोर्ट इसको एक्सेप्ट करेगा। ये क्वेश्चन है आर्टिकल 24 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर, यानी कि व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रिलेवेंट बिकम्स रिलेवेंट ऑफ प्ली ऑफ एलिबी। इंट्रोडक्शन है, फिर है मीनिंग ऑफ रिलेवेंट फैक्ट अंडर आर्टिकल 2, उसके बाद है रिलेवेंट प्रोविजन व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रिलेवेंट बिकम्स रिलेवेंट अंडर आर्टिकल 24। इसमें जो है एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है केसेस दैट मे अराइज अंडर आर्टिकल 24(1). फॉलोइंग केसेस मे अराइज अंडर द कंसिडरेशन ऑफ आर्टिकल 24(1). सबसे पहला है एलिबी, नन एक्सेस ऑफ हस्बैंड। ये जो तमाम केसेस है यहाँ पर फिर क्या है इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। यहाँ पर मतलब बनाया है, मतलब बताया है कि एलिबी का क्या मतलब है। केसेस है
तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। मैं मज़ीद ऐसे लेक्चर्स अपलोड करती रहूँगी। थैंक यू।